नमस्कार दोस्तों। SEAS यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 की तैयारी के लिए जो हम अभ्यास टेस्ट पेपर के सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के अंतर्गत कक्षा 6 सप्ताह 7 के इस अभ्यास टेस्ट पेपर में आपका स्वागत है। इस टेस्ट पेपर में 30 प्रश्न दिए गए हैं और इनको हल करने में लगने वाला समय लगभग 60 मिनट आपको उपलब्ध करवाया गया है। इस टेस्ट में 3 विषय के जो है प्रश्न होंगे। भाग 1 होंगे हिंदी विषय के 10 प्रश्न, भाग 2 में पर्यावरण अध्ययन के 10 प्रश्न और भाग 3 में गणित के होंगे 10 प्रश्न। हम सुविधा दृष्टि से पहले गणित विषय के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। गणित विषय के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है 0.9 सेंटीमीटर का मान क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है 9 सेंटीमीटर, जो कि इसका मान नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 9 मीटर ये भी इसका मान नहीं हो सकता है, और 9/100 मिलीमीटर 9/100 मिलीमीटर ये भी इसका मान नहीं हो सकता है। तो इसका मान क्या होगा 9/10 सेंटीमीटर। लेकिन कैसे, ये हमें समझना है, रटना नहीं है। देखिए यहां पर आपको दिया गया है 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि यह 1 सेंटीमीटर से छोटा है। अब क्या करेंगे, 0.9 सेंटीमीटर को हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके लिए हमने बटे लाइन खींची और 1 लिख दिया। आप देखते हैं कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 अंक है। दशमलव के बाद में 1 अंक है, इसलिए क्या करेंगे कि ये दशमलव हटा देंगे और 1 शून्य नीचे लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है 9/10 सेंटीमीटर आ रहा है। इसलिए विकल्प जो बी है, हमारा ऑप्शन बी है, वह सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। इसके अनुसार 2 सही 1/2 किलोग्राम ककड़ी और 1 सही 1/2 किलोग्राम गाजर का कुल मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर ककड़ी का मूल्य दिया है 18 रुपए प्रति किलोग्राम और गाजर का मूल्य दिया हुआ है 13 रुपए प्रति किलोग्राम। अब ये 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है ना। साधारण बोलचाल की भाषा की बात करें तो होता है 2.5 किलो, है ना। और 1 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया 1.5 किलो, है ना। तो यहाँ पर हम यदि गणित की भाषा की बात कर रहे हैं तो ये मिश्र भिन्न है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे बदल लेंगे विषम भिन्न में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हर है इसका गुणा करेंगे पूर्ण संख्या में, यानी 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 2 दूनी 4। अब इस 4 में जो अंश है 1, इसको जोड़ देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये किलोग्राम 5/2 किलोग्राम ककड़ी हो गई। अब इसका मूल्य क्या है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 1 से अनेक हुआ। जब 1 से अनेक का मान हमें ज्ञात करना हो तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। इसमें क्या करेंगे 18 का हम गुणा कर देते हैं। इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब ऊपर नीचे देखो, कोई संख्या कट रही क्या, जी हाँ कट रही है। 2 से 18 कट जाएगा 9 बार, तो हमने इसको काट दिया और इधर 9। अब क्या बचा 5 गुणा 9, है ना। तो 5×9 45। अब 45 रुपए मूल्य किसका हो गया, ककड़ी का हो गया। अब हमें निकालना है गाजर का मूल्य। तो देखिए यहाँ पर भी 1 सही 1/2 है, यानी इस 2 को गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2 और अंश इसमें जोड़ देंगे 2 और 1 3, ये जगह 3/2। ठीक है, अब इसका मूल्य क्या गाजर का 13 रुपए प्रति किलोग्राम, जिसमें क्या करेंगे 13 का गुणा कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि ऊपर से कोई संख्या नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे फिर अंश का अंश में गुणा कर देंगे। 13 का गुणा 3 में करते हैं तो 13 39,
बटे 2। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वे दशमलव दिए गए हैं, इसलिए इसे हमें दशमलव बदलना होगा। तो 39 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाते हैं, है ना। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाते हैं 1 बचता है, अगला अंक 9 उतार लिया, कितना हो गया 19। अब 2 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे 19 अधिक नहीं हो, 2 9 18, ठीक है। अब बचा 1। अब आगे कोई अंक नहीं उतारने के लिए तो हम लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा जाते हैं, और जैसे ही दशमलव लगाया तो एक शून्य भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 19.5। अब इसके आगे शून्य लगा दो या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया 19 रुपए और 50 पैसे। अब चूंकि हमें कुल मूल्य याद करना है, अब कुल यानी दोनों का मूल्य हम जोड़ लेंगे। ककड़ी का हो गया 45 रुपए, पैसे नहीं है तो दशमलव लगा करके शून्य शून्य आप लिख दीजिए। गाजर का मूल्य हो गया है 19 रुपए और 50 पैसे, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। अब हम इसका करके इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 5 और 9 14 के 4 हासिल का 1, 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मूल्य कितना हो गया 64 रुपए और 50 पैसे। अब देखिए 64 रुपए और 50 पैसे कहाँ पर है, विकल्प डी में है, इसलिए विकल्प डी जो है सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमें सीखना है कि उत्तर कैसे आया है, रटना नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 विकल्प में से एक पे आपने निशान लगा दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है ना, वो सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3, छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में एक भाग छायांकित है, ठीक है, यानी 1 लिखा, बटे कुल कितने भाग हैं, तब देख रहे हैं 1 2 3 और 4, कुल 4 भाग है, बटे हमने 4 लिख दिया। इसे हम पढ़ते हैं 1/4। ये हो गई आपकी भिन्न। लेकिन बोला गया है कि इसका मान दशमलव में ज्ञात कीजिए। अब जब किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलना होता है तो क्या करेंगे, अंश में हर का भाग लगा दो, यानी 1 में 4 का भाग लगा दो। आप बोलेंगे सर 1 में 4 भाग क्यों जाएगा, है ना, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये भाग नहीं आता है, उसकी हम यह लगाते हैं, शून्य लगाते हैं, और फिर हमने लगाया यहाँ पर दशमलव। जैसे ही दशमलव लगाते हैं तो एक शून्य यहाँ पर उतार सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 हम घटाते हैं तो बचता है 2। अब चूंकि दशमलव लग चुका है इसलिए हर स्टेप पर हम एक शून्य ले सकते हैं। ये शून्य हम ले लिए, 20 हो गया है, तो 4 बचे 20, ठीक है। अब 20 में से 20 घटाते हैं तो कितना आता है 0, यानी हमारा भागफल कितना आया 0.25। अब देखिए कि 0.25 कहाँ है, विकल्प ए में है, इसलिए विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा। अब देखिए जो छायांकित भाग है इसके लिए भिन्न क्या होती है पहले हम लिख लेते हैं, है ना। इसमें छायांकित भाग कितने हैं, एक लिखा, ठीक है। अब गिनेंगे इसके कुल कितने भाग किए गए हैं, है ना। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 लिख दिया। इसे क्या पढ़ेंगे 1/5, ठीक है ना। अब ये जो चित्र है इसके लिए ये भिन्न हो गए 1/5, लेकिन हमें कहा गया है कि इसका मान दशमलव ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंश में हर का भाग लगाते हैं। 1/5 है, 1 में हम 5 का भाग लगाते हैं। अब भाग नहीं आता है क्योंकि 5 से छोटा है ना, तो शून्य आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं दशमलव। अब जैसे हम लगाए दशमलव एक शून्य उतार सकते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर हमारा भागफल कितना आया है, यहाँ पर हमारा भागफल आया हुआ है 0.2, तो ऑप्शन बी जो है हमारा है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए चित्र में छायांकित भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है। मतलब वही है कि इसके लिए जो भिन्न है उसे हमें दशमलव में व्यक्त करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कुल छायांकित भाग कितने हैं। 1 2 और 3 ये छायांकित भाग हो गए हैं, है ना, बटे अब गिन लेंगे कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। कुल भाग कितने हैं? 10 है, तो हमने 10 लिख दिया। अब भिन्न क्या हो गई? 3/10। इसे हमें दशमलव व्यक्त करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? 3 में जो है 10 का भाग लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक है? अब 3 जो है 10 से छोटा होता है, भाग नहीं जाएगा। अब भाग जब नहीं आता है उसके हम शून्य लगाते हैं। फिर लगाया हमने दशमलव और इस शून्य उतार ली। कितना हो गया? 30। अब 10 का बड़ा बोलेंगे 30 से अधिक न हो, तो 10 तिया 30। 3 बार बोलेंगे, 3 लिख दिया। अब 30 में से 3 घटाते हैं, 0 हो जाता है। यानी 3/10 का दशमलव रूप क्या हो गया? 0.3। अब देखेंगे कि 0.3 कहां पर है? विकल्प ए में है, इसलिए विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, 2/5 किलोमीटर की दूरी के बराबर दूरी कौन सी है? देखिए 2/5 यहां पर आपको दिया गया है भिन्न में, है ना? ये सब भिन्न है और इसे बदलना है दशमलव। देखिए कि चारों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों विकल्प दिए गए हैं, वे दशमलव में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 को हमें दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना होगा। उसके तरीका वही है। क्या तरीका है? कि अंश में हर का भाग लगा दो। 2 में हम भाग लगाएंगे किसका? 5 का, है ना? अब भाग नहीं आएगा, उसके लगाते हैं 0, ठीक है ना? दशमलव इसे उतार लिया, 5 चौके 20, ठीक है ना? 20 में से 20 घटाते हैं, बचता कितना? 0। तो उत्तर कितना हो गया? 0.4। कहां पर है? विकल्प सी में है, 0.4 किलोमीटर। ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, किस घड़ी में दो सुइयों के बीच बना कोण समकोण के बराबर होता है? है ना? 4 विकल्प दिए गए हैं कि किस घड़ी में, है ना? 4 घड़ी दी गई है, इसमें से किस घड़ी में दो सुई के बीच का बना कोण समकोण के बराबर है? तो समकोण क्या होता है? देखिए समकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री यानी 90 अंश का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं समकोण, है ना? जो कोण 90 अंश होता है यानी जिस कोण की माप 90 अंश होती है उसे हम कहते हैं समकोण। और समकोण आप देखते हैं कि इस प्रकार से सीधा सा इस प्रकार से ये आता है ना? ये वाला, ठीक है? और यदि ऐसा बनेगा, है ना? इस प्रकार से यदि बनता है तो ये ऐसा आता है ना? तो ऐसी स्थिति कहां बन रही है? देखिए यहाँ पर बन रही है विकल्प ए में। 9 बजे है, करेक्ट? तो यहाँ पर समकोण बन रहा है। और समकोण कहां बनेगा? यदि 3 बजते हैं तब भी समकोण बनेगा, ठीक है ना? चलिए, ये कहलाता है समकोण। प्रश्न 8, आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले दो किनारे कौन सा कोण बनाते हैं? देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण और रेखीय कोण। तो जैसे मान लीजिए आपकी ये किताब है ना? ये गणित की किताब हो गई है, ठीक है? ऐसा अब क्या बोला है कि मिलने वाले दो किनारे यानी ये और ये किनारा ये मिला यहाँ पर, तीन कोण कौन सा बना? तीन कोण कहलाएगा समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण। तो विकल्प बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब अधिक कोण किसे कहते हैं? यानी जिस कोण की माप, है ना, 90 डिग्री से यानी 90 अंश से अधिक होती है और 180 से कम होती है उसे हम कहते हैं अधिक कोण। ऋण कोण किसे कहेंगे? जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। और रेखीय कोण का मतलब ये होता है कि जिसका माप 180 डिग्री होता है, इसे रेखीय युग्म कहते हैं, है ना? प्रश्न क्रमांक 9 है, आपके सामने एक चित्र दिया गया है। पूछा गया है कि इस चित्र में कोण बनाती हुई दिख रही दो किरणें, ये किरणें के बीच कौन सा कोण है? ये देखिए हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण 90 डिग्री से कम है ना? अब जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। तो विकल्प बी जो है हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न 10, नीचे बने चित्रों में कौन सा कोण न्यून कोण है? देखिए अभी हमने क्या कहा था कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। ये जो कोण है ये समकोण है यानी न्यून कोण नहीं हो सकता है। ये क्या है? कोण समकोण कहलाता है। अब ये कोण बी ऑप्शन जो दिया गया है ये कोण कहलाता है अधिक कोण कहलाता है। सी वाला भी अधिक कोण है तो डी वाला हो जाएगा न्यून कोण।
तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम का कोण है। ठीक है, चलिए अब आइए हम कर लेते हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत आपको यहाँ पर पहले ये दिया है गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका लिखी है। देखिए यहाँ पर इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ करके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इसमें से छाड़ लिखना है, मन से नहीं लिखना है। ठीक है ना? तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप से संतोष नहीं था, वह अपनी एकाकी जीवन से दुखी था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया। पास ही खड़े पलाश से कहा, मुझे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फलने फूलने लगे। एक दिन एक लकड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर पलाश क्या है, एक वृक्ष का नाम है ना? इसके जो फूल आते हैं जिन्हें हम टेसु के फूल कहते हैं, है ना? पलाश को हम टेसु भी कहते हैं। पलाश ने पूछा, क्यों भाई तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसी कारण चिंतित हूँ। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम मेरे हिस्से से कुछ टहनियां काट लो। रुको लकड़हारे भाई, पलाश को छोड़ दो, तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियां काट लो, चंदन के पेड़ ने कहा। ये चंदन का पेड़ होता है। उनकी दोस्ती देखकर लकड़हारा चला गया। अब पहला प्रश्न है कि चंदन पलाश से हमने क्या सीखा, है ना? ये चंदन और पलाश दोनों थे, इससे हमने क्या सीखा है? जिससे हमने ये सीखा है आपसी प्रेम करना। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, सच्चे दोस्तों में क्या होना चाहिए? विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प है त्याग की भावना। जैसे चंदन की पेड़ ने कहा कि भैया पलाश मत काटो, है ना, मेरी टहनियां काट लो। ठीक है, तीसरा है सुगंध का विलोम शब्द बताइए, है ना? तो सुगंध का जो विलोम शब्द है वो क्या हो गया? दुर्गंध हो गया है। विलोम माने जिसका अर्थ उल्टा होता है उससे, वो विलोम शब्द कहलाता है। प्रश्न 4, निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। तो निर्वाह मतलब होता है व्यतीत करना यानी बिताना, है ना? तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, आपके अनुसार लकड़हारा शब्द में प्रत्यय होगा। अब ये प्रत्यय क्या होता है? देखिए इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहाँ पर है कि लकड़हारा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर प्रत्यय है हारा। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, लकड़हारा, है ना? प्रत्यय अंत में जुड़ता है। जैसे बुद्धिमान, है ना? क्या आ गया? बुद्धिमान, इसमें प्रत्यय क्या आ जाएगा? मान हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? मान। धनवान, क्या हो गया? धनवान, इसमें वान क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, है ना? गाड़ीवान, इसका जो है दूध वाला है, क्या है? दूध वाला, इसमें वाला क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ठीक है ना, ये प्रत्यय कहलाता है। अब आगे एक सूचना आपको दी गई है, इस सूचना को पढ़ करके, है ना, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें देना है। सूचना क्या है? पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे, सभी बच्चे कक्षावार कतार में जाएंगे, पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे, पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे, समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में लौटेंगे। आदेश अनुसार प्रधान अध्यापक शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, ये सूचना हो गई है। अब इसके आधार पर नीचे आपको दिए गए हैं प्रश्न, इन प्रश्नों को पढ़ना है और उसके उत्तर हमें ढूंढना है। पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है ना? तो हमने देखा
सूचना पढ़ करके देखिए क्या आवश्यक है, ये सूचना देखेंगे कि पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे। यानी यहाँ पर आवश्यक क्या हो गया है, पुस्तकालय कार्ड हो गया है ना। ठीक है, किस प्रकार से, तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न 7, पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है ना। तो पुस्तकालय के अंदर जो है वह आवश्यक क्या है, शांति और अनुशासन। प्रश्न क्रमांक 8, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है ना। मूल शब्द क्या है, वह है पुस्तक, क्योंकि पुस्तक धन आलय है ना, ये पुस्तक है। ठीक है, ये मूल शब्द है, इसमें आलय जुड़ा हुआ है। ठीक है, आलय जुड़ा हुआ है तो ये हो जाता है पुस्तकालय। तो मूल शब्द क्या हो गया है, पुस्तक। अब आलय हम जोड़ देंगे देव के साथ में, क्या हो जाता है, देवालय है ना? देवधन आलय क्या कहलाएगा, देवालय कहलाएगा। तो इसमें मूल शब्द क्या हो गया, देव हो गया है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए आप इनमें से कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे। तो सुरक्षित का क्या हो जाएगा, असुरक्षित। तो इसका विलोम बनाने के लिए हम जो शब्दांश है उसको जोड़ेंगे। ठीक है ना, ये आगे जुड़ता है, जो शब्दांश आगे जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। उसका नाम क्या होता है, उपसर्ग। ठीक है ना, ये शब्दांश किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए वाक्य है, कैसा वाक्य है, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक या फिर आज्ञावाचक। पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं शब्द आया है ना। तो नहीं का मतलब क्या हो गया, ये वाक्य कैसा हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया है। इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब कर लेते हैं पर्यावरण अध्ययन। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, आर्य को मिठाई बनाना है, इसके लिए शक्कर की ज्यादा मात्रा तथा चाशनी बनानी है, तब वह किस पानी में चाशनी बनाएगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा गर्म पानी में, है ना। इसमें चाशनी बनाएगी, गर्म पानी में बनाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम और श्याम मेले में गए, वहां पर दोनों को भूख लगी। राम ने घर का बना सादा भोजन एवं श्याम ने मेले की चाट पकौड़ी पिज्जा बर्गर खाए। शाम को घर पहुंचने पर श्याम को खट्टी डकार यानी एसिडिटी हुई, इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, अब यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं, उसमें से जो मुख्य कारण क्या है, सही उत्तर क्या है, तला मिर्च मसालेदार खाना, है ना। तला हुआ मिर्च वाला मसालेदार वाला खाना जब ज्यादा खाते हैं तो उसमें एसिडिटी हो जाती है। प्रश्न 3, मीना को अलग अलग स्वाद की खाद्य वस्तुएं पसंद है। स्वाद के लिए चटपटा, मीठा, छिरपिरा, खट्टा के क्रम से उसने क्या खाया होगा। देखिए, उसको अलग अलग जो स्वाद वाली खाद्य वस्तु होती है वो पसंद है, तो उसने किस क्रम से खाया होगा, यहाँ पर क्रम आपको दिया हुआ है, तो अभी सही क्रम बताना है। उसने देखिए चटपटा, मीठा, चिरपिरा और खट्टा, ये 4 चीज खाई उसने, तो किस क्रम में खाई है। तो देखिए यहाँ पर 3 चीजें हैं, ये उत्तर होगा नहीं। ये 3 चीज दी गई है, ये उत्तर नहीं होगा। लेकिन अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 4 दिया गया है और यहाँ पर भी 4 चीजें दी गई है। तो इसमें से देखिए कि केला, पपीता, बेर और सेवफल, इसमें से कोई भी फल खट्टा नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। देखिए, इसके अंदर ये पानी पूरी है ना, ये कैसी होती है, चटपटी होती है। चीकू मीठा होता है, मिर्ची चरपरी होती है और इमली खट्टी होती है। इस क्रम में उसने खाया है, इसलिए विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, नीचे खाली गिलास है, इसमें ORS का घोल बनाना है, तब किस समूह का उपयोग करेंगे। यानी ORS घोल बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है, हम जानते हैं पानी, नमक और शक्कर, है ना। इनसे मिल करके ORS घोल बनता है ना। ये कब उपयोग लाते हैं,
जब दस्त लग रहे होते हैं, शरीर में पानी की कमी होती है ना, तब ORS घोल का हम सेवन करते हैं। इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, 5 साल की रश्मि के हाथ पैर पतले, पेट फुला हुआ है, बीमार रहती है, डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देंगे? देखिए, अब इसके हाथ पैर पतले हैं, पेट फुला हुआ है, बीमार रहती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जो शरीर में हमारे पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी है। अब पोषक तत्वों की कमी पूर्ण करने के लिए सबसे पहले हम खाने पीने की बात करते हैं, तो पोषक तत्वों से युक्त खाना हमें खाना चाहिए। इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा, यानी बचा के हम रख सकते हैं? तो देखिए, पहला है रोटी, ब्रेड, टोस्ट, आम, अचार, पना। तीसरा है उड़द, मूंग, पापड़, बड़ी। चौथा है पना, छाछ और शरबत। इसमें देखिए कि उड़द, मूंग, पापड़, बड़ी, इसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, है ना, जिसको कहते हैं संरक्षित करना। ठीक है ना। बाकी ये चीजें कुछ समय के बाद में मतलब दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है। अगला प्रश्न है, सीमा ने सब्जी मंडी से समान आकार की 500-500 ग्राम सेब, पपीता, इमली, आम खरीदे, तो बताइए संख्या में कौन अधिक होगा? है ना? 4 चीज है। अब इनमें से ये सेब है, पपीता है, आम है, इमली है, ये 500-500 ग्राम सब खरीदी है। तो बताना ये है कि संख्या में कौन अधिक होगा। तो ये देखिए, संख्या अधिक कौन होगा? जो आकार में छोटी होती है। इन चारों में देख रहे हैं आकार में होती है छोटी इमली, तो इमली 500 ग्राम यदि हम तोलेंगे तो यहाँ पर इमलियों की संख्या ज्यादा होगी, सेब कम होगा, आम भी कम होगा, पपीता भी कम होगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8, रवि की मां ने मिठाई एयरटाइट डिब्बे में रखी एवं रवि ने मिठाई साधारण डिब्बे में रखी, परंतु रवि ने दूसरे दिन देखा कि बहुत सारी चींटियां रवि के साधारण मिठाई के डिब्बे में एकत्र हो गई। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है? देखिए, रवि की मां ने क्या किया था कि एयर टाइट जो डिब्बा होता है उसके अंदर रखा और रवि ने साधारण डिब्बे में रखा। तो रवि का जो डिब्बा था उसमें बहुत सारी चींटियां एकत्र हो गई है। तो चींटियों की विशेषता क्या है? चींटियों की मुख्य विशेषता होती है कि चींटियों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। प्रश्न 9, आज चांद, अब देख रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चांद कैसा दिखाई देगा? ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प हो जाएगा डी, क्योंकि पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी मतलब पूर्णिमा, इसके दिन क्या होगा कि चांद पूरा हमें दिखाई देगा। प्रश्न क्रमांक 10, एक कमरे में बेकरी उद्योग है जिसमें बिस्किट, क्रीम रोल व पैटीज बनती है। इनको भट्टी में सेका जाता है। इस स्थान पर गर्मी भी पैदा होती है। यह गर्म हवा किस संरचना से बाहर निकलेगी? ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में बेकरी उद्योग है, इसमें बिस्किट, क्रीम रोल और पैटीज बनती है। इसमें इनको भट्टी में सेकते हैं और यहाँ पर गर्मी भी पैदा होती है। तो गर्म हवा किस संरचना से बाहर निकलेगी? यहाँ पर दिए अ, यानी ये उजाला दिया हुआ है, ब मतलब दरवाजा दिया गया है, स नल दिया हुआ है और चौथा क्या है, ये चिमनी दी गई है। तो गर्म हवा किससे बाहर निकलेगी? इस चिमनी से निकलेगी, यानी द वाला जो है ये हमारा उत्तर सही होगा। यानी संरचना 10 जो है गर्म हवा बाहर निकलेगी। इसलिए विकल्प जो डी है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।